हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आज चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड की प्रजातियों के बारे में, जो पूरा प्रजाति रह चुकी हैं और जो जनजाति हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। बिल्कुल इसमें बने रहिएगा और ध्यान से इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जो भी है मैंने इसमें पूरा कवर कराने की कोशिश की है कि आपके सारे एग्जाम्स में बिल्कुल काम में आ सके। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे उत्तराखंड आती है, वहाँ पे इससे रिलेटेड 2 से 3 सवाल हमेशा हर साल बनते ही बनते हैं। तो आपका एक भी सवाल गलत ना हो, इसलिए एक बार में ही सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियों से। तो उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियों में एक बात हमें ध्यान रखनी है कि कोल, किरात और खस जो है ये सबसे ज़्यादा प्राचीन है और इनसे सवाल ज़रूर आता ही आता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोल जो है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट पूछे जाते हैं। तो पहला फैक्ट तो ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड में निवास करने वाली प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, तो वो कोल है। हर बार आयोग ने इसी को ही आंसर माना है, तो आपको भी यही मानना है कि कोल जनजाति जो है वो आपकी सबसे प्राचीन है। एक कोल मूलतः द्रविड़ जाति के कहते हैं अनुरूप थे। तो क्या थे ये? द्रविड़ जाति के अनुरूप थे। अब देखो नेक्स्ट चीज़ जो इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है, तो वो ध्यान रखनी है कि शिव प्रसाद डबराल के एक बात है। शिव प्रसाद डबराल ने क्या कहा था इस जाति से रिलेटेड? तो देखो उन्होंने कहा था कि जो पहाड़ी भाषा में यानी कुमाऊनी और गढ़वाली के अंदर ता, डा और दा ये जो आज बोला जाता है ना, ये कोल प्रजाति से ही निकल के आए हैं। जो यहाँ पे पहले बोला जाता था वही आज के समय पे भी लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं, यानी कि अगर हम बात करें सिंपली कि जो हमारे यहाँ पे बोले जाते हैं कि गढ़ है ये, ठीक है, या फिर गाड़ है, गाड़ मतलब नदी है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये भी जो हमें आज के समय पे देखने को मिलते हैं, ये भी कहाँ से आए हैं? ये आपके कोल प्रजाति से ही आए हुए हैं। ठीक, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब देखो नेक्स्ट बात करें हम तो किरात की। तो देखो किरातों में क्या है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ना इसे सबसे मतलब प्राचीनतम जाति मानते हैं, ठीक है, उत्तराखंड की। तो ये बात हमें समझनी है, ठीक है। जनजाति माना जाता है। मंगोल जाति की एक शाखा भी किसे माना जाता है? तो किरात जनजाति को माना जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम क्या होता है प्रजाति की बात करें, तो वो है हमारी खस प्रजाति। तो देखो खसों के बारे में क्या चीज़ें वो फेमस हैं। तो खसों को आर्यों का वंशज माना जाता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि खस सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय था। ठीक, खसों में विविध प्रकार की सामाजिक प्रथाएं प्रचलित थी। तो जो सामाजिक प्रथाएं खसों के अंदर प्रचलित थी, ठीक है ना। अच्छा देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इसमें किरातों से रिलेटेड, कि किरातों को ना स्कंद पुराण के अंदर भिल कहा गया है। ठीक, तो अगर सवाल आता है कि क्या कहते हैं जो भिल वर्णन है स्कंद पुराण के अंदर वो किस प्रजाति के लिए देखने को मिलता है, तो आपको बताना है कि किरात के लिए देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखो खसों की बात कर रहे थे, तो खसों में क्या है कि खसों में 4-5 तरीके की जो प्रथाएं थी वो प्रचलित थी और उनसे सवाल बनते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं कि जेठो प्रथा क्या है। तो देखो यार जेठो प्रथा में क्या होता था ना कि घर का जो बड़ा पुत्र होता था उसे पैतृक संपत्ति के अंदर अतिरिक्त संपत्ति दी जाती थी, यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट था इसको बड़ा बेटा होने का। ठीक है, और रेकुआ प्रथा या टेकुआ प्रथा जो भी है, ठीक, कई बुक्स के अंदर टेकुआ लिखा हुआ है ना, और कई में क्या लिखा हुआ है, रेकुआ लिखा हुआ है। तो जो भी लिखा हुआ आता है बुक में आपको समझ जाना है कि हाँ भाई इसी प्रथा की बात हो रही है ना। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो वंश आगे बढ़ाने के लिए देवर से शादी करा दी जाती थी, यानी कि उसकी भाभी की शादी किससे हो जाती थी? उसके देवर से हो जाती थी। तो ये प्रथा थी इनके यहाँ पे वंश आगे बढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट है हमारा क्या था, झटेला प्रथा। झटेला प्रथा में क्या होता था कि दूसरी शादी के बाद पहले पति के संतान को झटेला कहते थे। मतलब अगर किसी की दूसरी शादी हो गई है ना, तो जो पहले पति की संतान होती थी उसे क्या कहते थे? झटेला कहते थे। ठीक, क्या कहते थे? तो झटेला। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर आता है तो आपको बताना है कि भाई क्या होता था। देवदासी प्रथा, जैसे कि देवदासी से समझ में आ रहा है नाम से ही, सबसे बड़ी जो लड़की होती थी उसे मंदिर में क्या करते थे? दान दे देते थे। क्या करते थे? मंदिर में दान कर देते थे। ठीक, ये तो हमने समझा इस बात को। अब बात करते हैं कि देखो 1962 में क्या कहते हैं हमारा इंडो चाइना वॉर होती है। ठीक, उसके बाद आपका 1967 में भारत सरकार क्या काम करती है कि 5 जनजातियों को क्या कहते हैं जनजाति का दर्जा दे देती है।
तो पहली है आपकी थारू, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया और राजी या वनरौत जिसे कहते हैं। तो यही 5 जनजातियाँ उत्तराखंड के अंदर पाई जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना। और जो हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है वो कितना है, तो वो 4% है। ठीक, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि उत्तराखंड की 2 जनजातियों को आदिम जनजाति का भी दर्जा है, तो कौन कौन सी हो, तो राजी और बोक्सा जो है ना क्या क्या है, आदिम जनजाति का भी दर्जा है। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति के बारे में, यानी कि थारू जनजाति के बारे में। तो थारू जनजाति से रिलेटेड हर बार सवाल पूछे जाते हैं, और सबसे बड़ी जनजाति है तो इम्पोर्टेंट अपनी आप ही हो जाती है कि हाँ भाई इससे सवाल बनने तो अनिवार्य हो जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो थारू को क्या कहते हैं, पहले तो ये किरात का वंशज माना जाता है ना। ठीक है, किरातों का वंशज माना जाता है। फिर उसके बाद बात करें तो ये क्या है, मूलतः राजस्थान के थार मरुस्थल से संबंधित माने जाते हैं और महाराणा प्रताप के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, तो महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय हमने बात कर ली है। थारू माता की ओर से क्या है, राजपूत, और पिता की ओर से क्या है, भेल उत्पत्ति माने जाते हैं ना। तो ये थारू तराई की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये तराई की वैसे भी सबसे बड़ी जनजाति है और उत्तराखंड की भी सबसे बड़ी जनजाति है। अब जो जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं, देखो सामाजिक, धर्म और ये सब क्या है, एक चीज़ तो हमें समझ में आती है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले जो लोग होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर धर्म को डायरेक्टली उनका मेंशन नहीं है किसी धर्म के अंदर, इसलिए क्या कहते हैं इन पे ये सारी चीज़ अप्लाई नहीं होती। जैसे कि आप देखोगे तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारा लागू हुआ है उसमें एसटी वाले जितने भी मतलब हमारे यहाँ पे जनजातियाँ हैं उनको मतलब इससे बाहर रखा गया है फिलहाल के लिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक, अब देखो थारू कई गोत्रों में विभाजित हैं। तो पहला है हमारा बड़वायक, भट्टा, रावत, महतो और डहेत। तो अगर सवाल आता है कि कितने मतलब गोत्रों में विभाजित हैं तो इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसा आ जाएगा। तो आपको बस एक आइडिया होना चाहिए कि बड़वायक, भट्टा, रावत, महतो और डहेत में मतलब कि विभाजित है इनके गोत्र। ठीक, थारू जनजाति का समाज मातृसत्तात्मक है। ठीक है, एकलौती जनजाति है जिसका समाज क्या है, मातृसत्तात्मक है। ठीक, और थारू जनजाति की बिरदारी पंचायत में 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं। ठीक है ना, तो कितने प्रकार के अधिकारी होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है चौधरी महतो, फिर बड़धेर, फिर भले मानस, फिर चौकीदार। ठीक, तो ये 4 तरीके के क्या होते हैं, चौकीदार होते हैं, वो सॉरी अधिकारी होते हैं। न्याय के लिए यहाँ पे क्या होता है, आपका महापंचांगण होते हैं, मतलब कि महापंचांगण जो होते हैं वो न्याय के लिए बैठते हैं, इसकी एक प्रथा है इनकी। ठीक, थारू जनजाति में दिखनौरी प्रथा प्रचलित है। तो दिखनौरी प्रथा इनके यहाँ पे प्रचलित है काफ़ी ज़्यादा। अब देखो विवाह पद्धति की बात करें हम, तो यहाँ से ही मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं आजकल अगर पेपर में देखेंगे हम तो देखो थारू में बदला विवाह प्रचलित है। बदला विवाह प्रचलित में क्या होता है ना कि अगर सपोज करो एक लड़का है, ठीक, तो इसकी यहाँ पे दूसरे घर से एक लड़की से शादी हो गई है। ठीक है ना, तो ये इसकी बहन की शादी भी इसके यहाँ पे इसके भाई से ऐसे कर देते हैं। तो बेसिकली इनके यहाँ बदला विवाह प्रचलित है। अब इससे पहले मैं एक बार इस पर आप लोग काफ़ी रिसर्च कर सकते हो। हाँ ठीक है, तो इससे पहले मैं एक राजस्थान का केस पढ़ रहा था जहाँ पे राजस्थान में भी ये प्रथा किसी एक जनजातीय समुदाय या फिर मतलब वहाँ के लोकल में फेमस थी। तो उसमें क्या होता था ना कि जब वहाँ पे लड़की मिलती नहीं थी, जैसे यहाँ पे तो ये वाली दिक्कत नहीं है, बट वहाँ पे क्या होता था राजस्थान के अंदर कि जब लड़की नहीं मिलती थी तो ये लोग क्या करते थे कि अपने लड़के की शादी वहाँ पे किसी भी लड़की से कर देते थे। और क्या कहते हैं मतलब कि लड़की से शादी करने के लिए तभी तैयार होते थे जब ये अपनी लड़की की शादी उनके बेटे से वो करते थे। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि जैसे सपोज करो एक लड़का है ना, एक लड़का है यहाँ पे, ये सही है, मतलब ये क्या कहते हैं मेंटली मतलब कि सही नहीं है, और जो इसकी बहन है वो सही है, और इधर जो लड़का है ठीक है वो क्या कहते हैं आपका वैसा है मतलब कि सही है, और जो इसकी बहन है ठीक है वो भी ठीक है। तो अब इसको क्या करते थे ये लोग, कहते थे कि हम क्या कहते हैं अपने यहाँ से अपनी लड़की की शादी तभी तुम्हारे यहाँ पे करेंगे जब तुम्हारे यहाँ से तुम्हारी लड़की की शादी हमारे लड़के से होगी। यानी कि ये तो मेंटल रूप से थोड़ा सा वो है ना। तो दिक्कत क्या होती थी ऐसे में कि कई बार फैमिली प्रेशर्स में आकर ऐसे ऐसे चीज़ों में करते थे लोग शादियाँ, और बाद में एक लड़की थी जिसने सुसाइड कर लिया था, उसने एक नोट लिखा था इस प्रथा के बारे में और ऐसी चीज़ों के बारे में। तो फिलहाल मतलब थारू जनजाति के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा
यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब समृद्ध वाले एरिया में है, तो ये लोग थोड़ा आजकल तो वैसे भी एडवांस है और बाकी सब चीज़ें भी सही होती है। लेकिन मैं राजस्थान का एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जहाँ पे क्योंकि वहाँ लड़के मिलते नहीं है ना, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पर मतलब कि हरियाणा वाले एरियाज़ में या फिर ऐसी जगहों पे ये जो प्रथाएं होती हैं, ये वहाँ पे मतलब एक कुप्रथा का एक रूप ले लेती है। क्योंकि ऐसी प्रथाओं में क्या होता है ना कि एक तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं आगे चल के, और दूसरी चीज़ कि ऐसे में क्या कहते हैं, एक मतलब आप एक वो कर रहे हो ना, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो कि आप अपनी लड़की दोगे तो हम अपनी करेंगे। तो ऐसे में लोग फ़ायदा उठा देते थे कि हाँ हम तभी करेंगे जब मतलब कि आपके वहाँ से होगा। तो ऐसे में अक्सर क्या होता था कि वुमेन्स इसमें पिस जाती थी, ठीक है। मेल्स पे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन वुमेन्स के साथ थोड़ा सा वो हो जाता है। ऐसी जगह पार्शियलिटी आपको पता ही होगा समाज के अंदर। फिलहाल के लिए यहाँ पे उत्तराखंड में ऐसा कोई केस हमें देखने नहीं मिला है, तो यहाँ पे सही है सब कुछ। जब तो कोई चीज़ ना आपके समाज में कोई प्रभाव ना डाले ऐसा, या फिर कोई बहुत ही वो ना हो, तब तक वापस से कुप्रथा नहीं कह सकते। लेकिन वो राजस्थान वाले जो केसेस थे, जो हरियाणा वाले जो केसेस आते हैं, इन दोनों जगहों पे आप इसे कुप्रथा का रूप दे सकते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट की बात करें हम, ठीक है। बाकी अपनी इंडिविजुअल वो होती है, ऐसा मैं किसी क्या कहते हैं जनजाति समुदाय के बारे में ऐसा गलत नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसा है वैसा आप नहीं करो, मतलब ये हम किसी को गाइड नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट अगर उससे समाज पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है तो हम जरूर बोल सकते हैं उस बारे में, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट बात करें हम पक्की पौड़ी की। तो पक्की पौड़ी में क्या होता है, विवाह तय होता है, ठीक है। अपना पराये की बात करें तो इसमें क्या होता है, सगाई फिक्स होती है तो उसे अपना पराया कहते हैं। बात कट्टी की बात करें तो इसका मतलब विवाह की तिथि निर्धारित करना। और अगर हम चाला की बात करें तो स्थायी रूप से पति के घर जब लड़की चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, चाला कहते हैं, ठीक। लट भरवा भोज यानी कि विधवा विवाह। तो कोई ये चीज़ मुझे इस जनजाति में बहुत सही लगती है कि लट भरवा भोज यानी कि विधवा विवाह मतलब पहले से ही था। हमें विडो रीमैरिज एक्ट लाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा, राजा राम मोहन रॉय को आगे आना पड़ा, विलियम बेंटिक की सहायता से वो हुआ, ठीक है। बट हिंदू धर्म में इतना सब एफर्ट लगा, लेकिन इस ट्राइब के अंदर ये पहले से ही, ये चीज़ पहले से क्या था आपका मेंशन थी। उरारी देखो, ये भी कितनी अच्छी चीज़ थी यहाँ पे प्लस पॉइंट में, कि महिलाओं को तलाक देने का अधिकार शुरू से ही था, ठीक है। और आप अगर हिंदू धर्म के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो तो तलाक देने का अधिकार भी हमें बाद में मिला, ठीक। जबकि ऐसा तलाक का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। अगर आप हिंदू धर्म की वजह से बात करोगे गाइडलाइंस की, तो इसमें तलाक देने का कोई होता ही नहीं। 7 जन्मों के लिए वो लड़की जो होती है वो आपकी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा रहता है। बाकी अगर हम धर्म की बात करें तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक। प्रमुख देवताओं की बात कर लेते हैं, यहाँ सवाल आते हैं। तो देखो 55 देवता, खड़गाभूत, काली, नगराई और भूमिया, ठीक है। कलवा, सीता देवी, जगमतिया देवी और बागेश्वरी देवी। तो ये इनके क्या है, प्रमुख देवी देवता है जिनकी ये लोग पूजा करते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर नेक्स्ट बात करें हम, तो अर्थव्यवस्था तथा त्यौहार और लोक नृत्य। तो यहाँ से भी सवाल काफ़ी बनते हैं। तो थारू की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन तथा आखेट पर आधारित है, ठीक है। तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है किस पे है डिपेंडेंट, तो कृषि है उसमें पहला मेजर रोल, फिर उसके बाद पशुपालन है और उसके बाद आखेट, ठीक है। थारू जनजाति में चावल से निर्मित जाड़ शराब बनाई जाती है। तो ऐसा सवाल आ सकता है कि जाड़ शराब जो है निर्मित वो किससे बनाई जाती है या फिर कौन सी जनजाति में फेमस है, तो आप बता दो कि थारू जनजाति में। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो आप देखो शोक पर्व के रूप में मनाते हैं या कैसे मनाते हैं, बुक्स में तो यही लिखा हुआ है कि शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं, बट मैंने ऐसे देखा नहीं है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप बता सकते हो कि कैसे मनाते हैं, ठीक। बजर बैसाख के महीने में मनाया जाने वाला थारूओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो जो बजर है वो बैसाख के महीने में मनाया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि बजर किस महीने में मनाया जाएगा, तो आपको बताना बैसाख के महीने में मनाया जाता है, ठीक। और किसका फेमस त्यौहार है, तो आपको बताना थारूओं का क्या है, फेमस त्यौहार है आपका। नृत्य की बात करें तो खिचड़ी नृत्य जो फागुन के महीने में होता है, ठीक है। लहचारी और झुमड़ा ये इनके फेमस नृत्य हैं। अब देखो नेक्स्ट जनजाति की बात करें तो जौनसारी जनजाति। देखो जौनसारी जनजाति जो है ना, ये आपका जो हमारा उत्तराखंड है, ठीक। तो इसमें जो कुमाऊं वाला रीजन है और एक गढ़वाल वाला रीजन। तो गढ़वाल की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो जौनसारी है। और अगर हम पूरे दोनों के रीजन की बात करें तो कौन है, आपकी थारू है, ठीक है। और अगर सिर्फ कुमाऊं के आता है तो भी थारू है। ये बात समझ आ गई, तो ऐसा ध्यान रखना है कि कौन सी कहाँ की है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा तथा गढ़वाल का सबसे बड़ा बड़ा जनजातीय समुदाय। देखो उत्तराखंड का सबसे बड़ा तो नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा कौन सा है, आपका थारू जनजाति है। ये थोड़ा गलत लिख दिया होगा, लेकिन गढ़वाल का सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है, आपका जौनसारी जनजाति है। देखो इंडो आर्यन परिवार से संबंधित हैं ये लोग। मुख्यतः जौनसार भावा क्षेत्र के निवासी हैं। जौनसार भावा क्षेत्र आपका देहरादून का जो एरिया है ना वो है, ठीक।
समाज तथा धर्म की बात करते हैं तो ये देखो पितृसत्तात्मक है, ठीक, और संयुक्त परिवार की प्रथा यहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है। समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है तो आपका 3 वर्गों में बटा हुआ है, खसास, कारीगर और हरिजन, ठीक, 3 उसमें बटा हुआ है वर्गों में। जौनसारी पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं, ठीक है, किसको मानते हैं तो पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं, अतः पांडव तथा कुंती की पूजा करते हैं। तो पूछेगा कि अगर पांडव या कुंती की पूजा कौन करती है, कौन सी जनजाति है, तो जौनसारी लोग करते हैं, ठीक है। जौनसारी जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है, तो यहाँ पे क्या है, बहुपति प्रथा प्रचलित है, ठीक। विवाह के प्रकार की बात करते हैं तो वैविकी और बौद्धिकी और बाजदिया, ठीक है, ये विवाह 3 प्रकार के विवाह होते हैं इनके यहाँ पे। सबसे प्रसिद्ध है जो क्या कहते हैं धूमधाम से मनाया जाता है, तो आपको बस ये याद रखना है कि बाजदिया जो है सबसे प्रसिद्ध है इनके यहाँ पे, जो धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। लड़की को विवाह से पहले ध्यानती कहते हैं, तो कई बार सवाल पूछा गया है कि विवाह से पहले क्या कहते हैं, विवाह के बाद क्या कहते हैं, तो विवाह से पहले ध्यानती होती है और विवाह के बाद क्या होती है, रेयांती होती है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। और देखो धर्म ये भी हिंदू धर्म को मानते हैं। प्रमुख देवता की बात करें तो देखो महासु देवता बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि महासु देवता किसके देवता माने जाते हैं, तो जौनसारियों को माने जाते हैं, ठीक। वासिक, बोटा, पवासी, चौलदा, ठीक है, ये सारे के सारे प्रमुख देवता हैं इनके। अब देखो महासु देवता जो है वो महाशिव है, ठीक। महासु देवता से संबंधित सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, तो आपका हनौल, देहरादून। तो अगर पूछेगा आपका क्या हनौल कहाँ पर है, तो देहरादून में है। और हनौल किस लिए फेमस है, तो महासु देवता के लिए, ठीक। अब देखो जागड़ा महासु देवता का एक प्रमुख त्यौहार है, ठीक है, जो कि कब मनाया जाता है, तो भादो माह में मनाया जाता है। तो पूछेगा जागड़ा क्या कहते हैं, किसका फेमस त्यौहार है, तो ये आपका जौनसारी का फेमस त्यौहार है, ठीक है। और यहाँ पे किस देवता की पूजा होती है, तो महासु देवता की होती है, ठीक है ना। जौनसारी जनजाति सील गुरुजी को पूजा करते हैं, ठीक है, तो सील गुरुजी की पूजा करते हैं जो पशुओं के देवता है, ठीक। गणात प्रथा की बात करें अगर हम, तो देखो शत्रुओं को हानि पहुंचाने हेतु पशु चोरी के माध्यम से पूर्ण की जाती थी, तो इसे क्या कहते थे, गणात प्रथा कहते थे, ठीक। आर्थिक या सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो कृषि तथा पशुपालन मुख्य व्यवसाय है इनका, ऑब्वियस है। जौनसारी जनजाति के अंदर हरिजन खसास वर्ग की कोल्टा जनजाति की सामाजिक व आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय है, तो किसकी है, तो खसास वर्ग की कोल्टा जनजाति की सामाजिक जो दशा है, आर्थिक दशा, वो बहुत ही दयनीय है, मतलब काफ़ी ख़राब कंडीशन है उनकी। त्यौहार की बात करते हैं हम, तो देखो त्यौहार में बिस्सु, ठीक है, पूछा जाएगा कि बिस्सु त्यौहार किसके उसमें मनाया जाता है, जौनसारियों में। पंचाई, दशहरा, दियाई या दीपावली, ठीक, नुनाई, जागड़ा, बिरौली, मरोज, अठौई, ठीक। अब देखो इनमें भी क्या है, वहाँ तो था शौक पर्व और यहाँ पे क्या है, थारू में शौक पर्व था। यहाँ पे क्या है कि जौनसारी लोग राष्ट्रीय दीपावली के 1 माह बाद मनाते हैं, तो 1 माह बाद अगर पूछेगा तो कौन मनाता है, तो जौनसारी। और अगर पूछेगा शोक पर्व के रूप में कौन मनाता है, तो कौन, थारू, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। दशहरे की बात करें तो पांडव त्यौहार, ठीक है, उसके रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी को पैता कहते हैं, ठीक है। देखो मछमौड़ उत्सव, तो अलगाड़ नदी के तट पर मच्छी मारने का उत्सव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है कि अलगाड़ नदी के तट पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो मछमौड़ उत्सव मनाया जाता है। या मछमौड़ किससे रिलेटेड है, तो जौनसारी से रिलेटेड है, ठीक। वीर केसरी चंद्र मेला, वीर केसरी चंद्र मेला भी कई बार पूछा गया है, तो 3 मई को वीर केसरी चंद के शहीद दिवस को, मतलब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है ये मेला। चौलीथात जौनसार के अंदर होता है। 3 मई 1945 को शहीद हुए थे कौन, वीर केसरी चंद, ठीक है। हाँ देखो ये कहाँ पे थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस की जो आईएनए के जो सैनिक थे, ठीक है, वीर केसरी चंद, इंडियन नेशनल आर्मी। तो आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आईएनए की स्थापना कब हुई थी। लोकगीत की बात करें तो देखो केदार छाया, शिलोंगो, गोड़बड़ा, बिरासू और रैना रात, ठीक है। तो कुछ इसमें से आ सकते हैं कि हाँ भाई ये लोकगीत किससे रिलेटेड है, तो जौनसारी से रिलेटेड है। तो केदार छाया, शिलोंगो, गोड़बड़ा, बिरासू या रैना रात। अब देखो लोक नृत्य की बात करते हैं, तो हारुल नृत्य कहाँ पे होता है, तो जौनसारी में होता है। एक हाथ में रमथुल्ला वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, ठीक है। तो अगर पूछेगा रमथुल्ला वाद्य यंत्र के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है, तो हारुल नृत्य किया जाता है, ठीक है। अड़े कांडे की बात करें तो ये लोक नृत्य इनका। जंगबाजी की बात करें तो ये भी है, पत्तेबाजी, मरोज और वादर नाट्य, ठीक है ना। ग्राम पंचायत के स्थान पर यहाँ पे क्या होता है, खुमरी होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि खुमरी जो है वो क्या है, तो एक ग्राम पंचायत के स्थान पर है, ठीक है, नामक संस्था होती है और परिवार का एक सदस्य खुमरी का सदस्य होता है, ठीक है।
तो पूछेगा खुमरी कहाँ पर होती है, तो जौनसारी में होती है। ठीक है, पंचायत का एक रूप है। खुमरी का मुखिया ग्राम सियाणा कहलाता है, तो उसका जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, ग्राम सियाणा कहलाता है। ठीक, जौनसार भावर के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते हैं। तो प्रमुख व्यक्तित्व की अगर हम बात करें फेमस पर्सनालिटी की, तो देखो केदार सिंह जो है वो जौनसारी से रिलेटेड है, वो समाज सेवी रह चुके हैं। पंडित शिवराम की बात करें तो जौनसार के प्रथम कवि हैं। रचना जो अगर बात करें तो उन्होंने वीर केसरी चंद्र नामक बुक लिखी हुई है। ठीक है, पंडित शिवराम से क्वेश्चन आते हैं, आपको वो याद रहना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, और अगर हम बात करें तो भाव सिंह चौहान की, तो फादर ऑफ जौनसार भावर कहा जाता है इन्हें, ये समाज सेवी थे। ठीक है, गुलाब सिंह की बात करें तो ये राजनीति से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि जौनसारी जनजाति, हम सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं जो जौनसारी जनजाति से आए हैं। ठीक, रतन सिंह जौनसारी की बात करें, जौनसार भावर के आधुनिक कवि हैं ये। ठीक है, कृपा राम जोशी की बात करें तो प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं ये। नंदलाल भारती की अगर हम बात करते हैं तो जौनसार के संगीत जनक कहा जाता है इन्हें, और जौनसार रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है इन्हें। ठीक, जगत राम तथा फकीर सिंह चौहान की बात करें तो ये गायन से रिलेटेड है। और सुमन वर्मा रेशम शाग की अगर हम बात करें तो ये भी गायन से क्या है, रिलेटेड है। अब इसके बाद देखो भोटातिक या भोटे जनजाति। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो सही लगती है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। इफ़ अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, और या फिर किसी भी जनजाति से कोई आहत हुआ हो, तो आई एम सो सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। जो बुक्स में लिखा होता है या फिर जो चीज़ें समाज के लिए होती हैं मैं सिर्फ उतना ही बोलता हूँ। कहीं भी एक्स्ट्रा मैं नहीं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी एक्स्ट्रा किसी के लिए गलत हो। ठीक है, अगर फिर भी मेरे से हुई हो तो मैन मिस्टेक हो जाती हैं कुछ ना कुछ, तो उसके लिए सॉरी। बाकी आप लोगों को अगर मेरे इनिशिएटिव सही लगते हैं और अगर मेरे नोट्स आपको पसंद आते हैं, मेरा पढ़ाना का तरीका थोड़ा सही लगता है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप बिल्कुल अप्रिशिएट करने के लिए काबिल हैं। ठीक है, थैंक यू।